हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेकंड टॉपिक, विकास के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि विकास होता क्या है। मानव शरीर में होने वाले उन्नत परिवर्तनों या फिर प्रोग्रेसिव चेंजेस की जो क्रमिक श्रृंखला होती है उसे विकास कहा जा सकता है। कोई भी एकदम से होने वाला परिवर्तन विकास नहीं होता, ये एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो कि धीरे धीरे चलती है। अब विकास के कुछ नियम या सिद्धांत होते हैं जिनका अनुसरण करता है विकास। तो देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से प्रारंभ हो जाती है और कब्र तक चलती है, यानी कि मृत्यु पर्यंत चलती है। अब देखिए, मानव जो है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो स्कूल के समय में हो या फिर अपने प्रौढ़ावस्था में हो, वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। तो यही क्या है, विकास है। यानी कि ये एक विकास का सिद्धांत है जिसे कहा जाता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। गैसल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का जो क्रम है वो समान होता है। देखिए, जो कोई भी दो बच्चे या दो बालक या दो मानव बिल्कुल समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं, परंतु जो बालकों में विकास का क्रम होता है, जैसे अगर कोई भी बालक चाहे अमेरिका का है चाहे भारत का है, उन दोनों का जो क्रम है, विकास का क्रम, वो एक सा रहता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो वो अपनी बॉडी का बैलेंस भी नहीं बना सकता, वो बैठ भी नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे वो बैठना शुरू करता है, बैठना सीखता है। उसके बाद वो घुटनों के बल यानी कि क्रॉलिंग करना सीखता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, खड़ा होना सीखता है। उसके बाद वो फिर चलना सीखता है। तो ये एक पैटर्न होता है जिसको सभी में यानी कि सभी बालकों में जो विकास का क्रम है ये समान होता है। याद रखेंगे, तो ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी बालकों में विकास की दर अलग अलग गति से होती है, किसी में तीव्र गति से होती है, किसी में धीमी गति से विकास होता है। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी दो बालक या दो मानव समान नहीं हो सकते, सब में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और जो विकास है, विकास की जो दर है, किसी दो बच्चों में या दो बालकों में समान नहीं हो सकती, सब में अलग अलग होती है। जैसे दो सेम एज के बच्चों की हाइट अलग अलग हो सकती है, उनका वेट अलग अलग हो सकता है, और कुछ बच्चे बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ 9 महीने में चलना सीख जाते हैं, कुछ 12 महीने में भी नहीं चल पाते। तो ये सब में विकास की जो दर है वो अलग अलग समय पर होती है, किसी में तीव्र गति से होती है और किसी में धीमी गति से होती है। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या कहता है कि देखिए, हम बच्चे की जो इनिशियल फेज होती है उसमें देख करके उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसका विकास किस दिशा में अधिक होगा। जैसे कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे चलकर मैथ्स में कुछ अच्छा कर सकेगा, राइट। तो ये होता है पूर्वानुमान का सिद्धांत जो कि विकास पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने पहले पूरे अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है।
देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब बालक लिखना या पढ़ना सीखता है तो ये जब पेन को पकड़ता है या पेंसिल को पकड़ता है तो ये अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, जैसे इसमें किया हुआ है इस पिक्चर में, तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जैसे जैसे वह सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, तो वो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करता है, पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि उसने इंटीग्रेशन करना सीख लिया, यानी कि अंगों का एकीकरण करना सीख लिया। अब वे पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ उंगलियों के इस्तेमाल से लिखना सीख जाता है। तो ये कहता है एकीकरण का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर या सरल से जटिल की ओर चलता है। जैसा कि हमने एकीकरण के सिद्धांत में भी पढ़ा कि जो विकास है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर या सरल से जटिल की ओर चलता है, यानी बालक पहले सरल चीज़ों को सीखता है फिर विशिष्ट चीज़ों को सीखता है। यानी कि देखिए जैसे बच्चा जब लिखना पढ़ना सीखता है तो वो सबसे पहले वर्ण सीखता है, वर्णों की जानकारी सीखता है, उसके बाद वो शब्द बनाना सीखता है, उसके बाद वो वाक्य बनाने सीखता है, यानी कि फिर उन शब्दों से मिला करके वो सेंटेंस फॉर्म करना सीखता है। तो पहले सरल चीज़ों को सीखेगा फिर जटिल चीज़ों को सीखेगा। ऐसे ही जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले तुरंत वो चलने नहीं लग जाता, वो पहले बैठना सीखता है, उसके बाद वो क्रॉलिंग करता है यानी कि घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद वो क्या करना सीखता है, चलना सीखता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो जो विकास है ये सरल से जटिल की ओर चलता है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है मस्तकोद्मुखी या फिर सिफेलोकॉर्डल, जो चलता है सिर से पैर की ओर या फिर हेड टू टो। देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जो बच्चा है, बच्चे का विकास सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है, यानी कि हेड टू टो चलता है, फिर उसके बाकी अंगों का विकास होता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद अपनी गर्दन पर, उसके बाद अपने हाथों पर और उसके बाद अपने पैरों पर कंट्रोल करना सीखता है। तो ये कहता है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल या फिर मस्तकोद्मुखी का सिद्धांत। दूसरा है समीप दूराभिमुख या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल। ये क्या कहता है, ये चलता है केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी। यानी कि सबसे पहले बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि जो मेरुरज्जु होती है, उसका विकास होता है, उसके बाद उसके हाथों का विकास होता है, पैरों का विकास होता है, उसके बाद उसकी जो उंगलियां हैं या हाथ हैं उसका विकास होता है। तो ये कहता है समीप दूराभिमुख का सिद्धांत या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। बालक का विकास सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। देखिए विकास जो है इसकी दर हमेशा एक सी नहीं रहती, इसकी दर घटती बढ़ती रहती है, इसलिए कहा गया है जो विकास है इसका जो आकार है ये सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, इस तरीके से होता है, स्पाइरली फॉर्म में होता है, तो इसलिए कहा गया है विकास का आकार वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। यानी कि अगर शारीरिक विकास ठीक नहीं होगा या सही नहीं होगा तो मानसिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा, अगर मानसिक विकास सही नहीं होगा तो उसका संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी आयाम हैं विकास के ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसको कहा जाता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वहीं वातावरण इसके लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में हेल्प करता है, सहयोग करता है। तो देखिए जो विकास है ये किसका रिजल्ट है या किसका परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण। यानी कि जो विकास है इस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटरी, और आपका जो एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव पड़ता है विकास पर। अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है या सही नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। और हेरिडिटरी यानी कि आनुवांशिकता अगर सही नहीं है, आनुवांशिकी कुछ समस्या है
तो उसमें भी उसका भी प्रभाव किस पर पड़ता है, विकास पर पड़ता है, याद रखिएगा। अब आता है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। देखिए कुछ कारक होते हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें दोनों तरीके के कारक आते हैं, आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर्स या फिर बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहले हम आंतरिक कारक देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है वंशानुगत कारक या हेरिडिटरी फैक्टर। बालक के जो आनुवांशिक गुण होते हैं वे उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। आनुवांशिक गुण जैसे बालक का रंग रूप, आकार, शारीरिक जो स्ट्रक्चर होती है, ऊंचाई, ये सब जो हैं आनुवांशिक गुण होते हैं जो कि उसके पेरेंट्स से बच्चे को मिलते हैं। ये सब गुण जो हैं बालक के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स, यानी कि जो बालक को उसके माता पिता से मिलते हैं। अब आता है शारीरिक कारक या फिजिकल फैक्टर। देखिए अगर कोई बच्चा जन्म से ही दुबला पतला है, कमज़ोर है, या फिर किसी बीमारी से पीड़ित है, या फिर उसको कोई और समस्या है, तो इस तरीके की समस्याएं बालक के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। उसकी तुलना में सामान्य और जो स्वस्थ बच्चा होगा उसका अधिक विकास होगा। तो जो शारीरिक फैक्टर हैं या फिजिकल फैक्टर हैं ये बालक के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है बुद्धि या फिर इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धि क्या होती है, बुद्धि को सीखने की योग्यता से हम समझ सकते हैं। जो सीखने की योग्यता होती है उसको बुद्धि कहा जा सकता है, या फिर समायोजन या एडजस्टमेंट करने की जो कैपेबिलिटी होती है बालक की उसको बुद्धि कहा जा सकता है। तो जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी उसी तीव्र गति से होता है। तो बालक की बुद्धि बालक के विकास को प्रभावित करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक कारक या फिर इमोशनल फैक्टर्स। देखिए बालक में जिस प्रकार के भावों का या फिर संवेगों का जिस रूप में विकास होगा उसका सामाजिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास उसी प्रकार से विकसित होगा या प्रभावित होगा। यदि कोई बालक क्रोधित रहता है या फिर भयभीत रहता है, डरा डरा रहता है, तो उसका जो विकास होगा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो संवेगात्मक जो कारक हैं बालक के विकास को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक कारक या फिर सोशल फैक्टर। देखिए जो बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका विकास उतना ही अधिक अच्छा होगा, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास उतना ही अनुकूल होगा। सामाजिक दृष्टि से जो कुशल बालक होता है वो अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। तो सामाजिक जो कारक हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। तो ये आंतरिक कारकों में हमने कौन कौन से पढ़े, वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक और सामाजिक कारक, याद रखेंगे। अब आते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसमें सबसे पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश या फिर फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए अगर गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा या फिर कोई बीमारी रही माँ को, तो इसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो याद रखेंगे जो गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश है ये बालक के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जीवन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ लाइफ। देखिए अगर किसी बालक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है या उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार रहा है तो उसके विकास की गति भी सही नहीं होगी, उसके विकास पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसके व्यवहार का उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। या फिर इस तरीके की घटनाएं होती हैं कभी कभी कि बालक को उसकी माँ अगर छोड़ देती है बचपन में ही, उसको माँ का प्यार नहीं मिला, माँ के प्यार से वो वंचित रहा, तो ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, वो उसके विकास को प्रभावित करती हैं चीज़ें। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है भौतिक वातावरण या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए ये चीज़ बालक का जो विकास है ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वो किस परिवेश में या किस एनवायरनमेंट में रहता है, किन लोगों के साथ रहता है। यदि उसको अच्छे लोगों की संगति नहीं मिलती है, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता है, तो वो उसके विकास में
बाधा बनती हैं या फिर वो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। तो याद रखेंगे, ये हो गया भौतिक वातावरण। अब आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति या फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेट। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो निर्धन गरीब बच्चे होते हैं उनको अधिक अवसर नहीं मिलते, जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, संतुलित आहार भी नहीं मिलता कई बार। तो ये सब चीज़ें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। वहीं उसकी तुलना में अगर कोई शहर का बच्चा है या फिर अमीर घर का बच्चा है तो ऐसे बच्चों का विकास गरीब बच्चों की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण उनको अच्छा मिलता है। तो इस वजह से उनका जो विकास होगा वो गरीब बच्चों की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास अधिक होता है। तो याद रखेंगे, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा विकास के सिद्धांत का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विकास की दिशा का जो सिद्धांत है उसके कौन कौन से 2 प्रकार हैं। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।